नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए इसका अध्ययन करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके पहले हम लोगों ने जो अध्ययन किया था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कलाकार, कला की परिभाषा, कला का वर्गीकरण, कला के प्रकार और कला के 6 अंग। अब आगे जो हमारा अध्ययन होगा वो होगा कला के मुख्य 6 तत्वों का। यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं, तो यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट होगा वहाँ पर आपको बताते रहेंगे, आप ध्यान से सुनते रहिएगा। तो कला के मुख्यतः 6 तत्व होते हैं, इसको पहले जान लीजिए कौन कौन सा। वो तत्व है रेखा, आकृति या रूप, तीसरा है वर्ण या रंग, चौथा है तान और पांचवा वयन या पोत और छठवां है अंतराल। ये 6 तत्व हैं। अगर प्रश्न पूछा भी जा सकता है इस तरह से कि कला के मुख्यतः कितने तत्व होते हैं, तो कितने तत्व होते हैं? 6 तत्व होते हैं, ये निश्चित कर लीजिए। और उन तत्वों में से रेखा होता है, आकृति होता है, वर्ण होता है, तान होता है, वयन होता है, वयन को पोत कहते हैं, और अंतराल होता है। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि इन विकल्पों में से कला के कौन से तत्व नहीं है, या ऐसा भी दिया जा सकता है कि दिए गए विकल्पों में से आप बताइए कला के कौन से तत्व हैं। तो जब 6 तत्व आपको याद रहेंगे तो आसानी से वो प्रश्न, ऐसे प्रश्न आप हल कर सकते हैं। तो कला के मुख्यतः 6 तत्व होते हैं: रेखा, आकृति, वर्ण, तान, वयन और पोत और अंतराल। तो चलिए सबसे पहले हम रेखा का अध्ययन करते हैं। तो रेखा जानते हैं कि कई प्रकार के रेखा आपको देखने को मिल सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो सामान्य रूप से रेखा के 2 भेद माने गए हैं। तो यहाँ पर देखिए रेखा की परिभाषा दी गई है, और अगर देखा जाए तो रेखा के मुख्यतः 2 भेद माने गए हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट यही है। और दूसरा इम्पोर्टेंट क्या है? दूसरा इम्पोर्टेंट है कि भारतीय चित्रकला जो है वो रेखा प्रधान है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। भारतीय चित्रकला जो है वो क्या है? रेखा प्रधान है। ठीक, चलिए दूसरा क्या हमें देखना है? दूसरा हमें देखना है कि सामान्यतः रेखा 2 प्रकार के होते हैं या 2 भेद होते हैं, एक सरल रेखा, दूसरा वक्र रेखा। चलिए सरल रेखा की परिभाषा पहले जान लेते हैं। सरल रेखा क्या है? तो रेखा की परिभाषा पहले यहाँ दी गई है कि रेखा 2 बिंदुओं या 2 सीमाओं के बीच की दूरी है जो बहुत सूक्ष्म होती है और गति की दिशा को निर्देशित करती है। तो रेखा क्या करती है? गति की दिशा को निर्देशित करती है। 2 बिंदुओं और 2 सीमाओं के बीच की दूरी होती है जो बहुत सूक्ष्म होती है। अब आते हैं रेखा के प्रकार और प्रभाव। ठीक, तो रेखा जो तमाम प्रकार की रेखाएं होती हैं उसका प्रकार के कौन कौन सा है और उसका प्रभाव क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सीधी और लंबवत रेखा। ठीक, तो सीधी और लंबवत रेखा में हम देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर बॉक्स में बना है सीधी और लंबवत रेखा। तो इसका जो प्रभाव होता है, क्योंकि यहाँ प्रभाव से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसका प्रभाव जो है आकांक्षा होता है, गौरव होता है, अस्थायित्व होता है, सशक्त होता है। तो यहाँ पर सीधी रेखा या सीधी लंबवत रेखा जो होती है उसका प्रभाव यहाँ दर्शाया गया है, इसको आप नोट कर सकते हैं। दूसरी रेखा क्या होती है? क्षैतिज रेखा। देखिए यहाँ पर बॉक्स में क्षैतिज रेखा दिया गया है। इसी तरह की रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। इसका गुण क्या है? इसका मुख्य गुण होता है लंबवत रेखा को आधार प्रदान करना। ठीक, इसका गुण क्या होता है? लंबवत रेखा को आधार कौन प्रदान करता है? क्षैतिज रेखा प्रदान करता है। अब इसके प्रभाव भी देख लेते हैं। इसका प्रभाव क्या होता है? इसका प्रभाव होता है विश्राम, स्थिरता, शांति, मौन और संतुलन। देखिए यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं कि क्षैतिज रेखा का मुख्य प्रभाव क्या होता है, या लंबवत रेखा का प्रभाव क्या होता है, कोणीय रेखा का प्रभाव क्या होता है। तो प्रभाव से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको आप कहीं नोट कर लीजिए और इसको बार बार दोहराते रहिए जिससे आपको एग्जाम में भूले ना। तो यहाँ देखिए कोणीय रेखा, कोणीय रेखा का प्रभाव देख लेते हैं। तो कोणीय रेखा का प्रभाव जो होता है, देखिए यहाँ कोणीय रेखा बना भी है। व्याकुलता होता है, संघर्ष होता है, आघात होता है, बेचैनी होता है, असुरक्षा और अस्पष्टता होता है। तो ये कोणीय रेखा का प्रभाव है। और अब अगला देखते हैं कर्णवत रेखाएं। देखिए यहाँ पर कर्णवत रेखाएं बनी हुई हैं, इसका प्रभाव क्या है? अच्छा, कर्णवत रेखा क्या होती है? आड़ी रेखा को कर्णवत रेखा कहते हैं। आड़ी और तिरछी रेखा को क्या कहते हैं? कर्णवत रेखा कहते हैं। इसका जो मुख्य प्रभाव होता है उत्तेजना, बेचैनी और व्याकुलता होता है। ठीक,
अब देखते हैं एक पुंजीय रेखा। यहाँ पर देखिए बना भी है एक पुंजीय रेखा। तो एक पुंज से निकला हुआ विभिन्न दिशाओं में जो रेखाएं होती हैं एक पुंजीय रेखा कहलाती हैं। इसका जो प्रभाव है वो प्रभाव है एकता, शक्ति, अभिलाषा, स्वच्छंदता, शोभा, लवलीनता, स्वदेश प्रेम और प्रसार। ये एक पुंजीय रेखा का प्रभाव है। अगला देखते हैं वर्तुल या चक्राकार रेखाएं। तो यहाँ देखिए वर्तुल और चक्राकार रेखाएं बना हुआ है। तो इसका प्रभाव देखते हैं। इसका प्रभाव होता है भ्रम, संघर्ष, उत्तेजना, गति और शक्ति का प्रतीक होता है वर्तुल और चक्राकार रेखाएं। प्रवाही रेखाएं क्या होती हैं? प्रवाही रेखाएं होती हैं, इसका प्रभाव मुख्य रूप से गति और लावण्य माधुरता के लिए किया जाता है। तो यहाँ से जो अगर प्रभावी रेखाएं का प्रभाव पूछा जाता है तो इसका अर्थ होता है, इसका प्रभाव होता है गति, लावण्य और माधुर्य। तो यहाँ पर रेखा के प्रभाव हमने देख लिया। अब दूसरा जो मुख्य भाग है वो आकृति है। आकृति को रूप भी कहा जाता है। ठीक, आकृति को क्या कहा जाता है? रूप कहा जाता है। और रूप वह क्षेत्र है जिसका अपना निश्चित आकार तथा वर्ण होता है। राइट, तो रूप वह क्षेत्र है जिसका अपना निश्चित आकार तथा वर्ण होता है। और रूप के लिए हम देख लेते हैं। तो अगर हम देखें तो रूप को दो प्रकार या दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। देखिए जो इम्पोर्टेंट होगा उसी पर हम यहाँ पर ज़्यादा अध्ययन करेंगे, ज़्यादा फोकस करेंगे। तो रूप के अगर देखें तो रूपों के आकार के आधार पर इनको दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, एक सममात्रिक रूप और दूसरा असममात्रिक रूप। तो अगर पूछा जाता है कि रूप को कितने प्रकार में विभाजित किया जा सकता है तो दो प्रकार में, सममात्रिक रूप और असममात्रिक रूप। अच्छा, सममात्रिक रूप क्या है? तो इस पे जरा ध्यान से देखिएगा कि यह वह रूप होता है जो दाईं तथा बाईं ओर एक समान होता है। तो यहाँ देखिए सममात्रिक रूप का एक उदाहरण भी दिया गया है। एक सुराही की तरह का एक पार्ट बनाया गया है। तो इसमें देखिए दायां सिरा और बायां सिरा, तो दोनों में अगर देखें तो दोनों का सिरा जो है या दोनों जो तरफ बनाया गया है सब एक समान होता है। तो यही यहाँ पर दिया गया है कि वह रूप जो दाईं और बाईं ओर एक समान होता है वो आपका सममात्रिक रूप के अंतर्गत आएगा। जैसे वृत्त हो गया, ठीक, घन हो गया, घन आप देखते होंगे इस तरह से बना होता है, ठीक, और आयत हो गया, ठीक, आयत आप देखते होंगे, और गिलास हो गया, ये क्या होगा? सममात्रिक रूप की श्रेणी में आएगा। यहाँ से प्रश्न इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, जैसे गिलास सममात्रिक रूप है कि असममात्रिक रूप है। देखिए गिलास आप देखते होंगे इस तरह से बना होता है। तो यहाँ देखते हैं दायां और बायां सिरा दोनों क्या है? एक समान है, इसलिए सममात्रिक रूप की श्रेणी में आएगा। वृत्त भी आप जानते हैं, वृत्त भी सममात्रिक रूप में आएगा, तो इसको ध्यान दिए रहिएगा। अगला देते हैं असममात्रिक रूप जो क्या होता है। तो असममात्रिक रूप में हम देखें तो विषम कोण होता है, चतुर्भुज होता है, त्रिभुज होता है, केतली होता है, सुराही होता है, ये सब क्या है? असममात्रिक रूप के अंतर्गत आता है। ठीक, तो यह वह रूप है जिसका दूसरा भाग पहले भाग के विपरीत आकृति वाला होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर देखिए दूसरा भाग यहाँ पर एक आपका दिया गया है, एक चित्र दिया गया है। यहाँ देखिए असममात्रिक रूप का उदाहरण है। तो यहाँ अगर देखें कि दायां सिरा, तो दायां सिरा में देखिए ये चीज़ है लेकिन बाएं सिरे में ये चीज़ नहीं है। तो यहाँ क्या होता है? इसके विपरीत आकृति होता है पहले भाग और दूसरे भाग में। चलिए इसके बाद देखते हैं, अगर हम देखें इसके अतिरिक्त चित्र के रूपों के महत्व के आधार पर अगर हम देखें तो दो प्रकार का रूप होता है, सक्रिय रूप, दूसरा सहायक रूप। अच्छा, सक्रिय रूप क्या है? यह वह रूप है जो चित्र की प्रधान आकृति होती है जिसे कलाकार अधिक महत्व देता है, वो सक्रिय रूप कहलाता है। तो जिसको कलाकार अधिक महत्व देता है वो किसकी श्रेणी में आएगा? सक्रिय रूप की श्रेणी में आएगा। और सहायक रूप क्या होता है? तो यह वह रूप है जो सक्रिय रूपों को बल देने के लिए चित्रित किया जाता है। ठीक, यह वह रूप होता है जो सक्रिय रूपों को बल देने के लिए चित्रित किया जाता है। किसी भी चित्र में भिन्न भिन्न प्रकार के रूपों के भिन्न भिन्न प्रभाव दिखाई देते हैं। तो जैसे देखिए कुछ रूप दिए गए हैं तो उसमें उसका प्रभाव भी देखा गया है। जैसे क्या है वो रूप यहाँ पर दिया गया है। आयताकार रूप जो होता है अस्थायित्व, शक्ति और आदि का प्रतीक होता है। त्रिभुजाकार होता है विकास, सुरक्षा आदि का प्रतीक होता है। वृत्ताकार गति, आकर्षण का प्रतीक होता है। और अंडाकार जो होता है लावण्य और सौंदर्य का प्रतीक होता है। तो यहाँ से प्रश्न
पूछे जा सकते हैं कि आयताकार रूप किसका प्रतीक है, त्रिभुजाकार रूप किसका प्रतीक है, या वृत्ताकार रूप किसका प्रतीक है, अंडाकार रूप किसका प्रतीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं, तीसरा जो है हमारा तो है वर्ण। वर्ण मतलब रंग। तो वास्तव में अगर देखें तो वर्ण जो है प्रकाश का ही गुण होता है। ठीक, तो पूछा जा सकता है कि वर्ण किसका गुण है, तो प्रकाश का गुण है। ठीक है। अच्छा, अब देख लेते हैं थोड़ा सा क्या होता है जो मुख्य वर्ण जो होते हैं। तो मुख्य रंगों में लाल रंग, पीला रंग, नीला रंग माने जाते हैं जो स्वाभाविक रूप से प्राप्त होते हैं तथा अन्य रंग के मिश्रण से प्राप्त नहीं होते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो चीजें हमें देखना है। मुख्य रंग क्या होते हैं? मुख्य रंग वे होते हैं जो किसी भी रंग के मिश्रण से नहीं प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे पीला रंग अगर आपको बनाना है तो किसी भी रंग को आपस में मिलाने पर पीला रंग नहीं बनेगा, लाल रंग भी नहीं बनेगा, नीला रंग नहीं बनेगा। तो इसलिए क्या हो गया कि मुख्य रंग जो है हमारे क्या है, लाल, पीला और नीला, ये तीन रंग जो है हमारे क्या है, मुख्य रंग है। इसको आप लिख लीजिए। और आगे देखते हैं वर्ण का गुण। वर्ण का गुण भी क्या होता है? वर्ण के अंदर, अच्छा, रंगों के अंदर गुण होता है। अच्छा, वो कितने गुण होते हैं? 3 प्रकार के गुण होते हैं। एक होता है रंगत, दूसरा होता है मान और तीसरा होता है सघनता। तो यहाँ पूछा जा सकता है एग्जाम में कि वर्ण के कितने गुण होते हैं। तो वर्ण के मुख्यतः कितने गुण होते हैं? 3 गुण होते हैं। ठीक। अच्छा, रंगत क्या होता है? रंगत की प्रगति, जो रंग की प्रगति होती है। ठीक, जो रंग की प्रगति होती है मतलब रंग का जो वास्तव में उसकी जो नेचर है, जो उसकी प्रकृति है, उसको रंगत कहते हैं। जैसे क्या है, पीलापन, लालपन, नीलापन। ठीक है, तो पीले रंग का प्रगति क्या है? पीलापन, लालपन, नीलापन। तो ये सब क्या है, वर्ण का वह गुण माना जाता है जो पीले, लाल और नीले के मध्य अंतर दर्शक जान पाता है। ठीक, तो पीला, लाल और नीला जो हम लोग जानते हैं या जिसको हम लोग अलग कर सकते हैं जिस गुण के आधार पर, वही रंग की प्रगति होती है, उसी को रंगत कहते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है? मान। मान क्या है? मान होता है रंगत के हल्के व गहरेपन का द्योतक होता है। रंगत के, अभी हमने रंगत पढ़ा, रंगत क्या है? नीलापन, लालपन, नीलापन, हरापन, जो भी हो रंग का, उसका हल्का और गहरा जो पन होता है उसका द्योतक होता है, उसी को क्या कहते हैं? मान कहते हैं। जैसे गहरा लाल, हल्का लाल, ये सब क्या है? मान के उदाहरण हो सकते हैं। ठीक। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट इसमें है, इसको देख लेते हैं। यदि, यहाँ नोट भी कर लीजिएगा, यदि किसी रंग में सफेद रंग मिला दिया जाए तो उस रंग का मान बढ़ जाता है। पूछा भी गया है एग्जाम में कि यदि सफेद रंग मिलाया जाता है रंग में तो मान बढ़ता है कि घटता है? तो सफेद रंग मिलाने से मान जो होता है, रंग का मान बढ़ जाता है। और यदि किसी रंग में काला रंग मिला दिया जाए तो उस रंग का मान कम हो जाता है। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो आगे देखते हैं, अगला है सघनता। अच्छा, सघनता क्या होता है? यह रंग की शुद्धता का परिचायक होता है। सघनता क्या होता है? रंग की शुद्धता का परिचायक होता है। जितना अधिक वर्ण शुद्ध होगा उसका घनत्व उतना ही होगा। ठीक, तो ये हो गया सघनता। अब आगे देख लेते हैं, अगला है वर्ण भेद। ठीक, तो वर्ण भेद हम देख लेते हैं, मुख्य वर्ण और प्राथमिक वर्ण क्या होते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि मुख्य वर्ण, तो यहाँ पर पदार्थ की मुख्य 3 रंगतें हैं। ध्यान से देखिएगा, पदार्थ की मुख्यतः 3 रंगतें हैं, नीला, पीला और लाल। ठीक, और देखें तो मुख्य वर्ण होते हैं वे जो किसी के मिश्रण से प्राप्त नहीं किए जाते हैं, वो आपके मुख्य वर्ण कहलाएंगे, लाल, पीला और नीला। तो यहाँ पर अगर देखें तो पदार्थ की मुख्यतः 3 रंगतें होती हैं, नीला, पीला और लाल। अच्छा, वहाँ पर देखते हैं और आगे प्रकाश की मुख्यतः रंगतों को अगर देखें तो प्रकाश की मुख्य रंगतें पदार्थ के रंगतों से भिन्न होता है। ठीक, अगर देखें कि प्रकाश की मुख्य रंगतें 3 हैं, वो कौन कौन सी? हरा, बैगनी और लाल। यहाँ से लोगों को कन्फ्यूजन जरूर होता है। पदार्थ का जो है वो लाल, पीला, नीला है और प्रकाश का जो है हरा, बैगनी और लाल है। ठीक, और देखो, यदि इन दोनों मुख्य रंगतों को मिला दिया जाए, किसके? प्रकाश के और पदार्थ के,
यदि इन दोनों मुख्य रंगतों को मिला दिया जाए तो ये सफ़ेद प्रकाश में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक, ये आप नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से लोगों को कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। आगे देखते हैं। इसके विपरीत अगर देखें तो मनोवैज्ञानिकों ने मुख्य रंगतें 4 बताई हैं। वो क्या? लाल, पीला, हरा, नीला। ये 4 लाल, पीला, हरा, नीला, ये 4 मनोवैज्ञानिकों ने बताया है मुख्य रंगतों की संख्या। अब देखते हैं प्राथमिक वर्णों का प्रभाव क्या होता है। तो प्राथमिक वर्णों का जो प्रभाव होता है उसमें देखते हैं पहला लाल और पीला, नीले का। ठीक, ये जो 3 प्राथमिक रंग हैं। तो लाल का प्रभाव क्या है? उत्तेजना है, प्रेम है, हिंसा है, क्रोध है, कामुकता है, खतरा है। और ये गर्म रंग है। देखिए 2 प्रकार के रंग होते हैं, गर्म रंग और एक ठंडा रंग। तो ये गर्म रंग की श्रेणी में आएगा। पीले रंग का प्रभाव क्या होता है? प्रसन्नता, प्रफुल्लता, गर्व, प्रकाश, तेज, बीमारी, चमक, ये सब क्या है? पीले रंग का प्रभाव है और ये गर्म के रंग की श्रेणी में ही आएगा। अगला है नीले वर्ण का प्रभाव। नीला वर्ण शीतल रंग है अर्थात ठंडा रंग है। इसका प्रभाव है शीतलता, आनंद, राजस्व, निराशा, बीमारी, विष और रात्रि, ये सब नीले रंग का प्रभाव है। अब आते हैं, ये तो हो गया प्राथमिक वर्ण। अब आते हैं द्वितीयक वर्ण। द्वितीयक वर्ण क्या है? जब 2 मुख्य रंगतों को मिलाने से जो रंगत प्राप्त होती है उन्हें द्वितीयक वर्ण कहते हैं। मतलब जब 2 मुख्य रंगों को मिला दिया जाए और तीसरा रंग प्राप्त हो, वो क्या होते हैं? द्वितीयक वर्ण। जैसे लाल भी मुख्य रंग है और नीला भी मुख्य रंग है, दोनों को मिला दिया तो बैगनी बन गया। लाल भी मुख्य रंग है, पीला भी है, दोनों को मिला दिया नारंगी बन गया। पीला भी है, नीला भी है, दोनों को मिला दिया क्या बन गया? हरा। तो ये बैगनी, नारंगी, हरा क्या कहलाएंगे? द्वितीयक वर्ण कहलाएंगे, सेकेंडरी कलर कहलाएंगे। अच्छा, दोनों द्वितीयक वर्णों का प्रभाव भी देख लेते हैं। तो बैगनी रंग का प्रभाव क्या होता है? सम्मान, राजस्व, मित्र, ये सब बैगनी रंग का प्रभाव है। नारंगी रंग का प्रभाव क्या है? वीरता है, ज्ञान है, प्रेरणा है और एक गर्म रंग की श्रेणी में आएगा। हरे रंग का प्रभाव देखते हैं, बसंत, सुरक्षा, मनोहरता, प्रजनन, ठीक है, समृद्धि, प्रसन्नता, शीतलता, ये सब क्या है? हरे रंग का प्रभाव है। अब ये हो गया प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग। अब तृतीयक वर्ण रंग देख लेते हैं। जब 2 द्वितीयक वर्णों को मिला दिया जाता है तो विभिन्न रंगतों की प्राप्ति होती है। जैसे बैगनी और नारंगी मिलाते हैं तो रसेट बनता है, बैगनी हरा मिलाते हैं आल्यू बनता है, हरा और नारंगी मिलाते हैं सेटन बनता है। ये हमारे क्या है? तृतीयक वर्ण रंग है। ठीक, अब समीपवर्णी रंग क्या होते हैं? समीपवर्णी रंग उन रंगों को कहते हैं जिनमें एक श्रेणी या एक जात के रंग विद्यमान होते हैं। जैसे पीला तो पीला, नारंगी तथा नारंगी, सभी में पीले रंग की उपस्थिति होती है। मतलब नारंगी है तो पीले रंग की उपस्थिति होगी। ठीक, और यहाँ विरोधी वर्ण वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। विरोधी वर्ण क्या होते हैं? वर्ण चक्र में स्थित आमने सामने के रंग विरोधी रंग कहलाते हैं। जैसे हरे का विरोधी रंग कौन है? लाल। नारंगी का विरोधी रंग बैगनी और नीले का विरोधी रंग पीला है। एक वर्णी रंग क्या होता है? इसमें केवल एक ही रंगत के विभिन्न तान तथा सघनता वाले रंगतों का तालमेल एकाकी वर्ण के अंतर्गत आता है। ठीक, जैसे क्या है? नीला, हल्का नीला और गहरा नीला, ये हो गया हमारा वर्ण। अगला है तान। तान क्या होता है? तान के विषय में जान लेते हैं। तान जो होता है, तान रंगत के हल्के व गहरेपन को कहते हैं। रंगत के हल्के व गहरेपन को क्या कहते हैं? तान कहते हैं। ठीक, रंगत क्या होता है? आप जानते ही हैं कि वर्ण के 3 गुण होते हैं जिसमें रंगत, मान, सघनता आता है। तो तान क्या है? रंगत के हल्के और गहरेपन को तान कहा जाता है। जैसे किसी भी वर्ण में सफ़ेद व काले की मात्रा के अंतर से उसमें अनेक तान प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक, अब देखिए तानों के मुख्यतः 3 भाग हैं। क्या क्या है? छाया है, प्रकाश है और मध्यम प्रकाश है। ठीक, छाया, मध्यम प्रकाश और प्रकाश, ये 3 हैं तान के। तो यहाँ से भी प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं कि तान को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 3। ठीक, तो चलिए अब इसके बाद जो अगला है 5वां है वयन या पोत का अध्ययन करते हैं। वयन या पोत क्या है? धरातल का गुण जो होता है पोत कहलाता है। ये पूछा भी गया एग्जाम में कि धरातल का गुण क्या कहलाता है? तो धरातल का गुण क्या कहलाता है? पोत।
और इसको हम बुनावट भी कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? बुनावट भी कहते हैं। तो अब देखते हैं कि पोत को दो प्रकार से अनुभव किया जा सकता है। पोत को दो प्रकार से अनुभव किया जा सकता है। पहला क्या है? चाक्षुष, और दूसरा अनुभूतिजन्य। ठीक, अच्छा, साधारण पोत 3 प्रकार के माने गए हैं। क्या? प्राप्त, अनुकृत और सृजित। ये इंपॉर्टेंट है कि पोत कितने प्रकार के माने जाते हैं? 3 प्रकार के। ठीक, पहला क्या है? प्राप्त, दूसरा अनुकृत और तीसरा सृजित। अब जो अगला हमारा देखते हैं, जो अगला आपका है वो अंतराल है। तो कला का तत्व लास्ट तत्व अंतराल का अध्ययन करते हैं। अंतराल क्या होता है? चित्रकार जिस चित्रभूमि पर अंकन करता है वह अस्पष्टता दियामी होती है, यही अंतराल होता है। ठीक, अंतराल की परिभाषा पूछी जा सकती है कि अंतराल किसे कहते हैं। 4 विकल्प दिया जा सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। चित्रकार जिस चित्रभूमि पर अंकन करता है वह स्पष्टता दियामी होती है, और जो दियामी होती है वही क्या कहलाता है? अंतराल कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं चित्रकार का वह क्षेत्र जिस पर वह रूप का निर्माण करता है अंतराल कहलाता है। अर्थात वह क्षेत्र, वह स्थान जिस पर रूप का निर्माण किया जाता है अंतराल कहलाता है। तो अंतराल का विभाजन अगर देखें तो सम विभाजन और विषम विभाजन होता है। ठीक है, सम विभाजन समान रूप से विभाजन किया जाता है, असम विभाजन जिसमें समान रूप से विभाजन ना किया जाए। तो अंतराल अगर देखें तो अंतराल का विभाजन 2 प्रकार से हम कर सकते हैं। ठीक, सम विभाजन और विषम विभाजन। अब इसके बाद जो हम अगला टॉपिक अध्ययन करेंगे उसमें है चित्र संयोजन के सिद्धांत। ठीक, चित्र संयोजन के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। तो संयोजन के आधार पर 6 सिद्धांत वर्णन दिए गए हैं: सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविकता, लय और परिपेक्ष। तो अगला जो टॉपिक हमारा अध्ययन करने का है वो है चित्र संयोजन के सिद्धांत। ठीक, वो 6 सिद्धांत हैं: सहयोग है, सामंजस्य है, संतुलन है, प्रभाविकता है, लय है और है अगला परिप्रेक्ष्य। ठीक, तो ये आपके आज की क्लास में इतना ही। अगले क्लास में इसी टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।